गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी जी के विचारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे गांधी जी के सामाजिक विचार कि गांधी जी अपने समाज से संबंधित और सामाजिक विचार हैं उनके संदर्भ में अपनी क्या राय है, क्या मत है, उसके संदर्भ में हम विचार करते हैं। तो देखिए, गांधी जी के अनुसार समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ होना चाहिए, ये उनका विचार था। क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ हमारा देश गुलाम था, हम ब्रिटिश उपनिवेश के शिकार थे और ब्रिटिश सत्ता थी और उसके अधीन हम थे। तो जिस प्रकार ब्रिटिश सत्ता को बेदखल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, तो गांधी जी का ये विचार था कि इस आंदोलन के साथ साथ, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ हमारे देश में कुछ समाज सुधार कार्यक्रम भी साथ साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हम स्वतंत्र हो जाएं और फिर हम समाज सुधार का काम करेंगे, नहीं। गांधी जी इसको दोनों को साथ साथ संपादित करने में, उसको करने में विश्वास करते थे। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना बेहद आवश्यक समझते थे गांधी जी। क्यों? क्योंकि स्वराज्य प्राप्त करना था हमें, ठीक है। और स्वराज्य की प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन अनवरत रूप से हम जुड़े हुए थे, तो ये कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आत्मशुद्धि के लिए हम हमारे समाज में जो आई हुई कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करें। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना बेहद आवश्यक समझते थे। आई बात समझ में? तो फिर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर बल दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए समाज में। ये जो कुरीतियाँ हैं इनको दूर करके हम एक समरसतापूर्वक सब अपना सामाजिक विकास में योगदान दे सकें। तो पहले उन्होंने जो महत्वपूर्ण विचार है वो पहला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी ने क्या कहा है, समझिए। गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे। ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था के विरोधी गांधी जी नहीं थे और वो कहते थे कि वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन इसका जो आधार है वो जन्म होना चाहिए, कर्म नहीं, ठीक है। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसमें जैसे भी जो अलग अलग वर्ण हैं वो अपना जो भी पुश्तैनी काम कर रहे हैं, इससे हमारी समाज की जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो रही है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर मतलब वर्ण का जो कोई व्यक्ति वो काम कर रहा है, तो इससे अन्य व्यक्ति कोई और काम कर रहा है, तो इससे हमारी जो सामाजिक आवश्यकता है वो सब पूरी हो रही है, ठीक है। और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। कि आप जो भी पैतृक कार्य कर रहे हैं, कोई भी समुदाय जो पशुपालन से है या फिर जो अन्य किसी भी काम से है, तो वो जब अपना काम है वो सब करते रहना चाहिए। अगर आप छोड़कर कुछ दूसरा करेंगे या किसी प्रकार का करेंगे, तो इससे हमारी जो पूरी सामाजिक व्यवस्था उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन उनका विचार सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं। अब वो काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, ये उच्च काम है, ये निम्न काम है, ऐसा नहीं। वो सब काम को अपना एक समान महत्व देते थे, किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। ये जैसे वो कहते हैं कि एक सफाई कर्मचारी के कार्य का उतना भी महत्व है जितना कि वैज्ञानिक के कार्य का हो सकता है। आई बात समझ में? मतलब जो एक सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम करता है उसका काम का महत्व, और एक जो वैज्ञानिक है जो अपनी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करता है, शोध करता है, उसके कार्य का और दोनों के कार्य का बराबर महत्व है। मैं कार्य में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं करता हूँ, ऐसा गांधी जी का विश्वास था, ठीक है। इसलिए इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में उन्होंने पुरजोर पे समर्थन किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो समाज में आई हुई जो समस्या कुरीति है, जैसे अस्पृश्यता है, इसका अंत करते हैं, इस पूरी तरह से उसके विरोधी हैं। गांधी जी इसे भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप या कलंक मानते थे। इस अस्पृश्यता ने हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर किया है। ये ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। अगर इसको हमने समाप्त नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त घातक रोग है, इसको समाज से नष्ट करना ही अनिवार्य है। साथ ही साथ वे जो अछूत हैं उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ मंदिरों में प्रवेश, पूजा आराधना का अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। वो सबको समान मानते थे, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव उनमें नहीं करने पर हमेशा बल देते थे कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमें किसी भी प्रकार से समाज में जो आई हुई इस कुरीति है, अस्पृश्यता, भेदभाव, इसको समाप्त करें, ठीक है। तो अस्पृश्यता के अंत पर उन्होंने ज़बरदस्त अपना बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने सांप्रदायिक एकता पर बल दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी हैं,
आपस में किसी भी आधार धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमारे अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर आपस में आक्रामकता, कटुता नहीं होनी चाहिए। हम सब भारतीय नागरिक। आपको पता होगा कि हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ तो उसमें जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे थे, और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। मारकाट, लूट खसोट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही हुई थी। तो एक तरफ तो हमारे यहाँ दिल्ली में लाल किले पर जब हमारे देश में आज़ादी के लिए जलसे मनाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी ने यहाँ पर उन्होंने शरीक न होकर उन्होंने उन क्षेत्रों की तरफ रुख किया जहाँ पर दंगे प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ सांप्रदायिक हिंसा ज़बरदस्त तरीके से फैली हुई थी। वहाँ पर उन्होंने, जैसे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो या फिर आप देखेंगे जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर गांधी जी ने वहाँ दौरा करके सबको समझाने बुझाने का प्रयास किया। मुसलमानों को कहा कि आप घबराइए मत, हिंदुस्तान छोड़ के मत जाइए, आप यहाँ रहिए, आपके साथ समानता का व्यवहार होगा, किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों को कोई चोट नहीं पहुँचेंगे। तो उन्होंने एक प्रकार के सांप्रदायिक सद्भाव का जीवन पर्यंत काम किया, और उन्होंने अपने विचारों में यही प्रकट किया है कि हमें सांप्रदायिक एकता पर बल देना है। और सांप्रदायिक एकता क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है, और जब हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा। और हमें बड़े गर्व है कि हम एक विविधता वाले देश हैं। हमने सबको साथ लेकर चलने पर उन्होंने बल दिया और देश की एकता और अखंडता पर ज़बरदस्त तरीके से अपना विश्वास जताया। ठीक है, अगला है स्त्री सुधार। देखिए, गांधी जी का कथन था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती हैं। कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान है। आई बात समझ में? किसी भी दृष्टि से स्त्री को कम नहीं आंक सकते, और उन्हें कमज़ोर कहना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक प्रकार का अन्याय है, उनके प्रति अपमान है नारी जाति के प्रति। यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार करें, कौन कौन से गुणों से? सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता। इन गुणों से अगर हम दृष्टि से विचार करें तो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। आई बात समझ में? कि इन उपरोक्त गुणों के आधार पर अपन पुरुष और स्त्री की बात करें तो स्त्रियां पुरुषों से कई गुना इनमें श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर भी गांधी जी ने कहा है कि हमारे समाज में आई हुई कुछ कुरीतियां हैं जो महिलाओं को पीछे कर रही हैं। ऐसे कुरीतियों को, ऐसी बुराइयों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। ये जो सभी बुराइयां हैं, इनका डटकर विरोध करना ही होगा। अगर नहीं किया तो स्त्री कभी आगे नहीं बढ़ सकती, स्त्री पर अत्याचार होते रहेंगे। आप देखेंगे स्त्रियों को कानून और व्यवहार में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, गांधी जी ने हमेशा बल दिया। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। इसके संबंध में गांधी जी अपना विश्वास नहीं रखते थे। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्य क्षेत्र घर ही है, वो घर तक सीमित थोड़ा मानते थे। ठीक है, ये उनका एक व्यक्तिगत विचार था, लेकिन उन्होंने, गांधी ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है या देवदासी प्रथा, विशेषकर आप देखेंगे दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये थी कि जो भी बड़े बड़े मंदिर थे तो वहाँ पे जो महिलाएं थी वो अपना एक आजीवन मंदिर में एक सेवक के रूप में देवदासी बनकर रहती थी। तो ये एक प्रकार की वहाँ पे थी, उनका वहाँ पर महिलाओं का शोषण भी होता था इस देवदासी प्रथा के कारण। तो उसका उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को भी अपना हक मिले, अधिकार मिले, और उनको भी समानता के साथ व्यवहार करते हुए उनके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी का बहुत बड़ा विचार, कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको विस्तार से और अच्छे ढंग से, कभी कभी सेपरेट प्रश्न भी पूछा जाता है कि बुनियादी शिक्षा के संबंध में गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है। ध्यान रखना, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा अपने आप में बहुत ही एक अलग और एक मतलब नवीनतम विचार था। वो शिक्षा को बहुत ही विस्तृत मानते थे। वो मानते थे कि शिक्षा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा, तीनों का एक समन्वित विकास है, एक संयोग विकास है। शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है और हमारी आत्मा का विकास होता है। इसलिए शिक्षा एक प्रकार का ऐसा पोषण है जो इन तीनों को आगे बढ़ाता है। और इस दृष्टि से भी अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे, और ये कहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, इस अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे देश की जो प्राचीन समय से जो शिक्षा पद्धति थी
उसको ध्वस्त करके, और अंग्रेज़ों ने जो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, ये बहुत ही दोषपूर्ण है, जो हमारे बिल्कुल विपरीत है। यह शिक्षा पद्धति युवकों को शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास करने में असमर्थ है। अंग्रेजी शिक्षा है वो हम सब भारतीय युवकों को शारीरिक, बौद्धिक और हमारा आत्मिक विकास करने में बहुत बड़ी रुकावट डालती हैं, असमर्थ है, इनसे कभी विकास नहीं हो सकता। इसलिए देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नवीन शिक्षा प्रणाली का एक जो सुझाव दिया, जिससे हम बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं। आई बात समझ में? कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो ये सब बातों का उल्लेख आपको करना है। क्या कहते हैं कि जो भी शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारा आत्मा, इन तीनों का विकास है। जबकि जो अंग्रेजों द्वारा प्रतिपादित शिक्षा है वो बिल्कुल हमारा शोषण करती है और दोषपूर्ण है। ये हमारा कभी भी शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास नहीं करती है। इसलिए हमें हमारे देश की आवश्यकता है, हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ नवीनतम शिक्षा का कुछ सुझाव दिया उन्होंने कि इसके अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम गांधी जी की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं। तो क्या है, इसको उन्होंने गांधी जी ने 2 भागों में विभाजित किया है। बुनियादी शिक्षा को हम विस्तार से देखें तो बुनियादी शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा। आई बात समझ में? एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, प्रथम चरण प्राथमिक शिक्षा का है। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है और संपूर्ण बुनियादी शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो। शिक्षा शारीरिक श्रम और बुनियादी दस्तकारी के आधार पर दी जानी चाहिए। समझे आप? शारीरिक श्रम और बुनियादी दस्तकारी अर्थात एक प्रकार का एक कौशल सिखाना चाहिए कि बच्चा बड़ा होकर फिर उसमें अपनी आजीविका या अपना जीवन उसके प्रति कुछ करके अपनी जीवन संचालन, जीवन यापन के लिए वो कुछ कर सकें। आइए समझ लें। तो दस्तकारी के माध्यम से उसको कोई न कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट सिखाई जानी चाहिए, जिससे सभी विषयों को उसके संबंध में अपने ज्ञान को, अपने शिक्षा को बढ़ाते हुए आगे उसके जीवन में काम आ सके। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा कम से कम 7 वर्ष होगा। उसके बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा इस प्रकार की हो कि छात्रों में सांप्रदायिक, जातिवाद, उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देश में सांप्रदायिक एकता को ताकत मिले और जो संकीर्णता है उनसे ऊपर उठकर और हमारे राष्ट्र के संबंध में वो सर्वोच्च स्थान देते हुए आगे बढ़ सके। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, माध्यमिक शिक्षा प्रांतीय भाषा में दी जाए, ये मातृभाषा से भिन्न हो। गैर हिंदी प्रांतों में छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाएगी ताकि राष्ट्र की एकता भी सुदृढ़ हो सके। तो ये उन्होंने प्रथम चरण की बात की। फिर उच्च शिक्षा के संबंध में उन्होंने बताया कि तकनीक व इंजीनियरिंग के सभी कॉलेजों को उनसे संबंधित उद्योगों से जोड़ा जाएगा। वाणिज्य व्यवसाय के कॉलेजों में वे भी विभिन्न कॉलेजों में उठाएंगे। कृषि कॉलेज आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होंगे। उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हो। तो ये गांधी जी के अपने कुछ शिक्षा के संबंध में विचार थे जो हमने डिस्कशन किए। अब एक टॉपिक है छोटा सा कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी जी क्या विचार रखते थे। राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद, क्योंकि ध्यान रखना गांधी जी उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। ठीक है, तो मूलतः हम कह सकते हैं कि हमने जो भी चिंतन पढ़ा है आज तक जो भी गांधी जी के बारे में, वो एक मानवतावादी विचार कहे जाते हैं, जिन्होंने मानव को सबसे प्रमुख बल दिया है, मानवता पर सबसे ज़्यादा, मूल्यों पर, नैतिकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो कह सकते हैं कि गांधी एक मानवतावादी विचारक हैं और उनका दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम का है। पूरा विश्व एक परिवार है। हम संकीर्णता में या एक निश्चित दायरे में नहीं रहते, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ते हैं और मानव जाति के कल्याण पर बल देते हुए गांधी जी विचार रखते हैं। ये राष्ट्रवाद के समर्थक थे गांधी जी, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं जिन्हें उसके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं और वो अपने देश के प्रति होते हैं कि मुझे मेरे देश के प्रति उस कर्तव्य मुझे पूरा करना मेरा एक जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। इन विचारों के कारण गांधी जी को राष्ट्रवादी कहा जाता है। क्यों राष्ट्रवादी कहा जाता है? क्योंकि वो अपने हर एक व्यक्ति समझे कि मुझे मेरे देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। लेकिन गांधी जी संकीर्ण और उग्र राष्ट्रवाद के उपासक बिल्कुल नहीं थे। संकीर्ण और उग्र राष्ट्रवाद के विचार उपासक बिल्कुल नहीं कहे जाते थे। वे रचनात्मक और मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे। आई बात समझ में? जिसके आधार पर वे अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है।
गांधी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के लिए राष्ट्रीय आधार का कार्य करती है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में कि मेरे विचार में बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाएगा। इसलिए एक सॉफ्ट नेशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कहते हैं कि जब हम राष्ट्रवादी नहीं हैं तो अंतर्राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद को एक यथार्थ स्वरूप में अपन स्वीकार करें, ठीक है। गांधी स्वावलंबी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता परम आवश्यक मानते थे। विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता के आत्मघातक नीति को छोड़कर अंतर्निर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करें। गांधी की कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग व मित्रता का विश्व था। इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रवादी दोनों ही थे और दोनों के समर्थक भी माने जाते थे, लेकिन कहीं पर उग्रता या संकीर्णता उनके विचारों में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ये बात आपको स्पष्ट करनी है, समझनी है कि गांधी जी किस प्रकार से अपने विचारों को महत्व देते हुए राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करें, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने गांधी जी की सामाजिक विचारों में, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता के अंत, सांप्रदायिक एकता, स्त्री सुधार और बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में विस्तार से विश्लेषण करते हुए, साथ ही साथ गांधी जी के राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद विचारों का संदर्भ में भी हमने उल्लेख करते हुए उसको स्पष्ट किया, ठीक है।